गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 17। वीडियो नंबर 16 में आपको क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का उदासीनता वक्र और उदासीनता वक्र की मान्यताएं, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं, उदासीनता वक्र की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें उसमें करवाई थी। उदासीनता अनुसूची, उदासीनता मानचित्र, ये सारे पिछला जो अपना वीडियो था वीडियो नंबर 16 उसमें कंप्लीट हो गया था। आज जो वीडियो है वो है वीडियो नंबर 17 और इसमें पढ़ेंगे जो उदासीनता वक्र था, उदासीनता वक्र की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। उदासीनता वक्र की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। एग्जाम में पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, उदासीनता वक्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनता है और इस टॉपिक में से लगभग 1, 2, 4, 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं से पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से पूछे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण मैंने आपको कल समझा दिया था, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण वह होता है जिसके अंदर उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल विभिन्न क्रमों में व्यक्त किया जा सकता है, आपस में तुलना की जा सकती है। इसके प्रमुख समर्थक शास्त्री जैसे हेजवर्थ है, हिग्स है, सलस्की है, पेरेटो है, पीकू है आदि प्रमुख शास्त्री थे। उदासीनता वक्र जो मैंने आपको बता दिया था कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विशेषणों को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता को समासंतुष्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, उदासीनता वक्र जो दो वस्तुओं के उन विशेषणों को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता को समासंतुष्ट प्रदान करता है। ये आपने पढ़ लिया था। इसके बाद में आ जाता है उदासीनता वक्र की विशेषताएं। उदासीनता वक्र की जो सबसे पहली विशेषता है कि उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। उदासीनता वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, अर्थात उदासीनता वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये रेखा चित्र में आइस की उदासीनता वक्र है जिसका ढाल कैसा है, ऋणात्मक है, अर्थात ये दाईं ओर से बाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, क्यों होता है ऋणात्मक ढाल का, क्योंकि इसकी प्रतिस्थापन जो सीमांत दर है वो घटती हुई होती है। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है क्योंकि उदासीनता वक्र की प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, और जिस भी वक्र की प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है वो हमेशा ऋणात्मक ढाल का ही होता है। ये ध्यान रखना, उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है क्योंकि इसके प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर होती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार रहता है ताकि वह उसी उदासीनता वक्र पर बना रहे। ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर इस प्रकार से प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार रहता है ताकि उस उदासीनता वक्र बना रहे या वही संतुष्टि का स्तर उसे प्राप्त होता रहे। जैसे दिए गए रेखा चित्र में एक उपभोक्ता ए बिंदु पर होता है तो वह x वस्तु की x1 मात्रा का प्रयोग करता है और y की y1 मात्रा का प्रयोग करता है। लेकिन अब क्या है, उसको x की मात्रा बढ़ानी है और x की मात्रा तभी बढ़ा पाएगा जब वह y की वस्तु की मात्रा क्या करेगा, कम करेगा। तो एक उपभोक्ता x वस्तु पर के लिए प्रतिस्थापित करेगा, y की मात्रा छोड़ेगा, y2 पर आ जाएगा और x की बढ़कर क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि ये इस पे आता है तो इधर y3 और इधर x3।
यानी एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए दूसरी संबंधित वस्तु की मात्रा क्या करता है, त्यागता है, और त्यागी गई मात्रा और प्राप्त की गई मात्रा का अनुपात होता है, वही प्रतिस्थापन की क्या कहलाती है, सीमांत दर कहलाती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, MRS एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं माइनस एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। ये क्या है, तटस्थता वक्र का क्या है, ढाल है। तटस्थता वक्र का क्या है, ढाल है। और ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक। तटस्थता वक्र का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। कैसी होती है, घटती हुई होती है। अर्थात माइनस की डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अर्थात एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, यही क्या होती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। दोबारा सुन लेना, प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को इस प्रकार प्रतिस्थापित करने के लिए तत्पर रहता है ताकि वह उसी उदासीनता वक्र पर बना रहे। जैसे इसमें x वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त करता है, y वस्तु की मात्रा कम प्राप्त करता है, क्योंकि y वस्तु की कुछ इकाइयां छोड़ता है और उसकी जगह किसको प्रतिस्थापित करता है, y को प्रतिस्थापित करता है। क्यों करता है, इसी IC वक्र पर बने रहने के लिए, यानी A, B और C इन बिंदुओं पर बनाने रहने के लिए, या IC वक्र पर बने रहने के लिए वो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है ताकि वह उसी उदासीनता वक्र पर बना रहे। इसी कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। या फिर तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तटस्थता वक्र का ढाल से क्या तात्पर्य है, तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, ठीक है, ये दोनों चीज आपसे पूछ सकता है। तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, समसंतुष्टि वक्र, अनादिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व, ये सारे के सारे एक ही हैं। एक ही तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र की अन्य नाम है, ठीक है। तटस्थता वक्र निम्न प्रकार का नहीं हो सकता, तटस्थता वक्र निम्न प्रकार का नहीं हो सकता। एक जो तटस्थता वक्र केवल और केवल ऋणात्मक ढाल का होता है, यह निम्न प्रकार का नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता, एक तटस्थता वक्र एल आकार का नहीं हो सकता, एक तटस्थता वक्र इस प्रकार का नहीं हो सकता। जैसे एक तटस्थता वक्र क्या होता है, ये वाई वस्तु वाई एक्स एक्स एक्स, ये क्या है एक्स वस्तु, इधर क्या है वाई वस्तु। एक तटस्थता वक्र एल आकार का नहीं हो सकता। जब एक तटस्थता वक्र एल आकार का होता है तो उसका, जैसे इसको लिख देता हूं मैं IC1 IC2 और बना दो इसके ऊपर ये IC3, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, यदि इनको मिलाओ ये हो जाएगा। तो एक उदासीनता वक्र होता है वो इस प्रकार का एल आकार का नहीं हो सकता, ठीक है, एल आकार का नहीं हो सकता। दूसरा है एक तटस्थता वक्र एक्स अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता। जैसे ये एल आकार का नहीं होता था, उसी प्रकार एक उदासीनता वक्र है। जैसे मैं इसको मान लूँ कि ये क्या है, एक IC वक्र है, तो इसमें यहाँ पे x वस्तु 1 मात्रा का प्रयोग कर रहा है, इसे कम कर दूँ तो ये x2 आ जाएगी। यदि इसको बढ़ा देता हूँ तो x3 आ जाएगी। जैसे ये A संयोग है, ये B संयोग है और ये C संयोग है। तो एक उदासीनता वक्र होता है एक वीडियो तो बना लिया, अभी आ जाओ, आना है तो बैठो आप, 5-7 मिनट की क्लास बाकी है। तो उदासीनता वक्र है वो एल आकार का भी नहीं हो सकता है। उदासीनता वक्र एल आकार का नहीं हो सकता। उदासीनता वक्र एक्स अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उदासीनता वक्र की मान्यता क्या है कि जब भी वह एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है दूसरी संबंधित वस्तु की मात्रा को क्या करता है, वो कम करता है। एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, उससे संबंधित दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। और इसी रेखा चित्र में क्या है कि वे केवल
y वस्तु की मात्रा तो क्या कर रहा है, स्थिर प्रयोग कर रहा है, x वस्तु की मात्रा को घटा रहा है और बढ़ा रहा है। जबकि उदासीनता वक्र की मान्यता क्या बोलती है कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा इसमें संभव नहीं हो रहा। इस प्रकार एक उदासीनता वक्र x अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता। दूसरा है x वस्तु y वस्तु, उदासीनता वक्र y अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ x वस्तु की मात्रा तो क्या है और y की मात्रा क्या है, y1, और यदि मैं नीचे चाहूँ तो ये y3, यानी a संयोग, b संयोग, c संयोग, IC वगैरह। इसमें क्या है, x की मात्रा स्थिर है लेकिन y की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है और बढ़ रही है, जबकि ऐसी मान्यता उदासीनता वक्र की नहीं होती है। इसलिए उदासीनता वक्र न तो L आकार का होता है, न x अक्ष के समानांतर होता है, न y अक्ष के समानांतर होता है, और न ही एक उदासीनता वक्र धनात्मक ढाल का होता है। केवल और केवल जो उदासीनता वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का ही होता है। x वस्तु, y वस्तु, यह है x वस्तु, ये IC। तो उदासीनता वक्र होता है वो धनात्मक ढाल का भी नहीं हो सकता। कैसा होता है उदासीनता वक्र, केवल और केवल उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का ही होता है, धनात्मक ढाल का नहीं होता है। तो उदासीनता वक्र की जो पहली विशेषता थी कि उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है क्योंकि इसकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। उदासीनता वक्र निम्न प्रकार का नहीं होता है, उदासीनता वक्र L आकार का नहीं होता है, उदासीनता वक्र x अक्ष के समानांतर नहीं होता है, उदासीनता वक्र y अक्ष के समानांतर नहीं होता है, उदासीनता वक्र का ढाल धनात्मक नहीं होता है। धनात्मक ढाल का होने का मतलब है कि एक उपभोक्ता पहले एक वस्तु की एक एक इकाई का प्रयोग करता था, फिर दो दो इकाई का प्रयोग करेगा, फिर तीन तीन इकाई का प्रयोग करेगा, जबकि ये मान्यता उदासीनता वक्र की नहीं है। उदासीनता वक्र एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो निश्चित रूप से दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाता ही है। अगली है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसे होते हैं, उन्नतोत्तर होते हैं। ये जो तटस्थ वक्र का आकार है ये मूल बिंदु के प्रति क्या है, उन्नतोत्तर है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होते हैं, उन्नतोत्तर होते हैं। ये जो आकार है तटस्थ वक्र का, ये x अक्ष, y अक्ष, y वस्तु और इधर है x वस्तु। तो उदासीनता वक्र होता है वो हमेशा मूल बिंदु के प्रति, ये मूल बिंदु अपना पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और ये इसके प्रति क्या होता है, उन्नतोत्तर होता है। उन्नतोत्तर का मतलब होता है कॉन्वेक्स। कैसा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है। जबकि उत्पादन संभावना वक्र था जो फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, उसका आकार कैसा होता है, कॉनकेव, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर। यहाँ दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से सुन लेना, देख लेना। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है, जबकि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है। ये तटस्थ वक्र है, जबकि जो उत्पादन संभावना वक्र था वो हमारा इस प्रकार से था, देखा हो तो आपने। ये क्या है, नतोदर है। ये क्या है, नतोदर है। और ये क्या है, उन्नतोदर है। ये क्या है, उन्नतोदर है। अगला है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, यानी कोई भी दो तटस्थ वक्र होंगे वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यदि वो काटेंगे तो इसकी संगति युक्त की जो अवधारणा थी उसकी अवहेलना होती है, यानी इस प्रकार भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकते। जैसे ये IC1 और ये IC2, ये बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है, ये D बिंदु है और ये E बिंदु है। आप जानते हो तटस्थ वक्र होता है, उसके एक तटस्थ वक्र पर जितने भी बिंदु होते हैं वो समान संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करते हैं। लेकिन दिए गए रेखा चित्र में यदि देखा जाता है तो IC1 है, उसमें B बिंदु, A बिंदु और D बिंदु समान संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करते हैं, और IC2 पर A बिंदु, C बिंदु, A बिंदु और E बिंदु
समान संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करते हैं, लेकिन सी बिंदु तो IC2 की तुलना में नीचे स्थित है और आप जानते हो कि ऊंचा तटस्था वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है, तो बी बिंदु सी बिंदु की तुलना में संतुष्टि के स्तर को क्या करेगा, अधिक व्यक्त करेगा, जबकि ए बिंदु पर दोनों क्या है, बराबर हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तो दो तटस्था वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। अगला है कि तटस्था वक्र न तो एक्स अक्ष को स्पर्श करते हैं, न ही वाई अक्ष को स्पर्श करते हैं। देखो तटस्था वक्र होते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, कभी भी ये बिंदु और ये बिंदु कभी भी एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करेंगे। हाँ, ये होता है कि जितनी दूर जाएंगे ये इसके पास आ जाएंगे, लेकिन कभी भी इसको स्पर्श नहीं करेंगे, यानी ये अंतः स्पर्शी होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रति। तटस्था वक्र गोलाकार भी नहीं हो सकते, ये तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है, लेकिन तटस्था वक्र कभी भी इस प्रकार के गोलाकार नहीं हो सकते, क्योंकि यदि गोलाकार होंगे कब होंगे, जब आप एक वस्तु के साथ एक अवस्तु का प्रयोग करोगे, यानी एक अच्छी वस्तु के साथ एक बुरी वस्तु का प्रयोग करोगे। ये अपने लेवल की बात है नहीं। तटस्था वक्र आयताकार अति परिवलय प्रकार का होता है। ये तटस्था वक्र का जो आकार है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है, ये आयताकार अति परिवलय प्रकार का होता है। आयताकार अति परिवलय प्रकार का होता है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, =1 होती है, यानी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। और अर्थशास्त्र में केवल 3 वक्र ही ऐसे हैं जो आयताकार अति परिवलय प्रकार के होते हैं। एक तो होता है AFC, एक होता है IC वक्र, एक होता है EP =1 वाली मांग की लोच का वक्र। ये 3 वक्र ऐसे होते हैं अर्थशास्त्र में जिनका आकार आयताकार अति परिवलय प्रकार का होता है। तो ये थी तटस्था वक्र की प्रमुख विशेषताएं।